आज 13 दिसंबर 2025 है और देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में एक ही बड़ा सवाल घूम रहा है। 8 पे कमीशन कब आएगा और इस बार उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा? ये सवाल हर 10 साल में एक बार उठता है, जब सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा के लिए एक नया वेतन आयोग बनाती है। लेकिन इस बार का इंतजार थोड़ा अलग है। हवा में सिर्फ सैलरी बढ़ने की खबर नहीं है, बल्कि सैलरी बढ़ाने के पूरे तरीके को ही बदलने की चर्चा हो रही है। सरकार के गलियारों से जो संकेत मिल रहे हैं, वे इस ओर इशारा करते हैं कि इस बार का वेतन आयोग सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होगा, बल्कि यह एक फंडामेंटल शिफ्ट, एक बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। अब तक हर वेतन आयोग एक तयशुदा रास्ते पर चलता था, जिसमें फिटमेंट फैक्टर नाम का एक जादुई नंबर होता था, जो सभी की बेसिक सैलरी को एक झटके में बढ़ा देता था। लेकिन सूत्रों की माने तो सरकार अब इस वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से आगे बढ़ना चाहती है। वह एक ऐसी व्यवस्था लाना चाहती है जो ज्यादा डायनेमिक हो, जो महंगाई से जुड़ी हो और जो सरकारी खजाने पर भी बहुत ज्यादा बोझ न डाले। यह एक ऐसा विचार है जो सरकारी कर्मचारियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को नए सिरे से परिभाषित कर सकता है। इसीलिए आज हम इसी मुद्दे का डीएनए टेस्ट करेंगे और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि 8 पे कमीशन का यह नया अध्याय आपके लिए क्या मायने रखता है। यह बदलाव सिर्फ एक तकनीकी समायोजन नहीं है, बल्कि यह सरकार की सोच में एक बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। पुरानी व्यवस्था में वेतन वृद्धि एक लंबे अंतराल के बाद एक मुश्त होती थी, जिससे कर्मचारियों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था। नई प्रस्तावित व्यवस्था, जिसे ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम कहा जा रहा है, का उद्देश्य इस इंतजार को खत्म करना है। इसका मतलब यह हो सकता है कि आपकी सैलरी हर साल थोड़ी थोड़ी बढ़े, बजाय इसके कि 10 साल बाद एक बड़ी छलांग लगाए। यह एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश है जो आज की तेजी से बदलती अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके और कर्मचारियों को महंगाई के असर से तुरंत राहत दिला सके। तो सवाल यह है कि यह नया सिस्टम कैसा दिखेगा? क्या यह सभी के लिए फायदेमंद होगा? क्या पुराने फिटमेंट फैक्टर का दौर अब खत्म हो जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार आखिर यह बदलाव क्यों करना चाहती है? इन सभी सवालों के जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सीधे आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ा मामला है। आने वाले सेक्शंस में हम इन्हीं पहेलियों को एक एक करके सुलझाएंगे, पुराने और नए तरीकों की तुलना करेंगे और यह विश्लेषण करेंगे कि इस बदलाव का आप पर, यानी देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की गहराई में उतरते हैं। 8 पे कमीशन के नए संभावित तरीकों को समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि अब तक सैलरी कैसे बढ़ती थी। चलिए 7th पे कमीशन की पुरानी मेथोडोलॉजी को एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि सरकार एक विशाल परिवार की मुखिया है और कर्मचारी उसके सदस्य हैं। हर 10 साल में मुखिया यह तय करता है कि परिवार के हर सदस्य का जेब खर्च कितना बढ़ाया जाए। इसके लिए वह एक जादुई फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है, जिसे हम फिटमेंट फैक्टर कहते हैं। यह एक ऐसा मल्टीप्लायर है जिसे सभी की मौजूदा बेसिक सैलरी पर लागू कर दिया जाता है, जिससे एक नई बढ़ी हुई बेसिक सैलरी मिल जाती है। 7th पे कमीशन, जो 2016 में लागू हुआ था, ने 2.57 का फिटमेंट फैक्टर तय किया था। इसका मतलब बहुत सीधा था। मान लीजिए 2016 से पहले किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, बेसिक पे प्लस ग्रेड पे 20,000 रुपए प्रति माह थी। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर इस 20,000 रुपए को सीधे 2.57 से गुणा कर दिया गया। तो 20,000 गुणा 2.57 बराबर 51,400 रुपए। ये 51,400 रुपए उस कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी बन गई। यह तरीका बहुत सरल और सीधा था। इसने सुनिश्चित किया कि हर कर्मचारी के वेतन में एक निश्चित न्यूनतम वृद्धि हो, चाहे वह किसी भी पद या विभाग में हो। यह एक समान दृष्टिकोण था जो बड़े पैमाने पर लागू करना आसान था। इस बेसिक सैलरी के ऊपर कर्मचारियों को कई तरह के भत्ते यानी अलाउंसेस मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, डीए, मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, एचआरए और यात्रा भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीए।
ये सभी भत्ते आपकी नई बेसिक सैलरी के प्रतिशत के रूप में तय होते हैं। तो जब फिटमेंट फैक्टर लगने से आपकी बेसिक सैलरी बढ़ी, तो उस पर मिलने वाले ये सभी भत्ते भी अपने आप बढ़ गए। उदाहरण के लिए, अगर एचआरए बेसिक सैलरी का 24% है, तो पुरानी 20,000 रुपए की सैलरी पर यह 4,800 रुपए था, लेकिन नई 51,400 रुपए की सैलरी पर यह बढ़कर 12,336 रुपए हो गया। इस तरह फिटमेंट फैक्टर का असर सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी टेक होम सैलरी पर पड़ता था। हालांकि यह सिस्टम जितना सरल था, इसकी कुछ कमियां भी थीं। सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह सभी कर्मचारियों, चाहे वे एंट्री लेवल पर हों या सीनियर लेवल पर एक ही मल्टीप्लायर लागू करता था। आलोचकों का तर्क था कि इससे वेतन संरचना में असमानताएं बढ़ती हैं। जो लोग पहले से ही ज्यादा वेतन पा रहे थे, उनकी सैलरी में निरपेक्ष रूप से बहुत बड़ी वृद्धि हुई, जबकि निचले स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि उतनी प्रभावशाली नहीं लगी। इसके अलावा 10 साल का लंबा इंतजार कर्मचारियों के लिए वित्तीय अनिश्चितता पैदा करता था, क्योंकि इस दौरान महंगाई लगातार बढ़ती रहती थी, लेकिन वेतन में बड़ा इजाफा एक दशक बाद ही होता था। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अब नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। 8 पे कमीशन में नया क्या हो सकता है? सूत्रों और एक्सपर्ट्स की माने तो इस बार कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, जो सैलरी बढ़ाने के पूरे तरीके को ही बदल देंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव फिटमेंट फैक्टर को लेकर हो सकता है। हो सकता है कि सरकार इस बार एक समान फिटमेंट फैक्टर की बजाय लेवल वाइज फिटमेंट या डायनामिक फिटमेंट का रास्ता अपनाए। इसका मतलब यह है कि अलग अलग पे लेवल के कर्मचारियों के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। उदाहरण के लिए, निचले स्तर लेवल 1 से 5 के कर्मचारियों को शायद 3.0 का फिटमेंट फैक्टर मिले, जबकि मध्य स्तर लेवल 6 से 10 को 2.8 और उच्च स्तर के अधिकारियों को 2.6 का फिटमेंट फैक्टर मिले। दूसरा बड़ा बदलाव महंगाई भत्ते डियरनेस अलावेंस डीए को लेकर हो सकता है। वर्तमान नियम के अनुसार जब डीए 50% के स्तर को पार कर जाता है, तो सैद्धांतिक रूप से इसे बेसिक सैलरी में मिला दिया जाना चाहिए। जनवरी 2024 से डीए 50% हो चुका है और इसके बाद से महंगाई की गणना 0 से शुरू हुई है। 8 पे कमीशन इस 50% डीए को बेसिक सैलरी में मिलाने की सिफारिश कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपकी बेसिक सैलरी अपने आप बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, तो 50% डीए यानी 25,000 रुपए को इसमें मिलाने के बाद आपकी नई बेसिक सैलरी 75,000 रुपए हो जाएगी। इसके बाद नया फिटमेंट फैक्टर इस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर लागू होगा, जिससे सैलरी में एक बड़ी छलांग देखने को मिल सकती है। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है भत्ते अलावेंसेस। हर वेतन आयोग एचआरए, टीए और बच्चों की शिक्षा जैसे सैकड़ों भत्तों की समीक्षा करता है। इस बार भी ऐसा ही होने की उम्मीद है। एचआरए की दरों को मौजूदा XYZ शहरों के वर्गीकरण के आधार पर संशोधित किया जा सकता है। जब डीए 50% हुआ था, तब एचआरए की दरें बढ़कर 30%, 20% और 10% हो गई थीं। 8 पे कमीशन इन दरों को और तर्कसंगत बना सकता है या शहरों के वर्गीकरण में बदलाव कर सकता है। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी पेंशन की गणना का तरीका बदल सकता है। डीए को बेसिक पेंशन में मिलाने और फिर उस पर एक नया मल्टीप्लायर लगाने से पेंशनर्स को भी बड़ा फायदा हो सकता है, जिससे उनकी मासिक पेंशन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अंत में सबसे क्रांतिकारी विचार है ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम का। यह एक ऐसी प्रणाली हो सकती है जिसमें कर्मचारियों की सैलरी हर साल अपने आप संशोधित हो जाए। यह संशोधन महंगाई के आंकड़ों और कर्मचारी के प्रदर्शन से जुड़ा हो सकता है। इसे लागू करने के लिए सरकार अक्रोइड फॉर्मूला जैसे किसी फॉर्मूले पर विचार कर सकती है, जो किसी व्यक्ति की बुनियादी जरूरतों, भोजन, कपड़ा, आवास और महंगाई दर के आधार पर वेतन का निर्धारण करता है। अगर यह सिस्टम लागू होता है, तो 10 साल तक वेतन आयोग का इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी और सैलरी में हर साल एक छोटी
लेकिन नियमित वृद्धि होती रहेगी। यह एक बड़ा नीतिगत बदलाव होगा। जब भी कोई पुरानी व्यवस्था बदली जाती है तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण होते हैं। 8 पे कमीशन की कार्यप्रणाली में संभावित बदलाव के पीछे भी सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है सरकारी खजाने पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ, या फिर कहें तो फिस्कल बर्डन। हर 10 साल में जब वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो सरकार पर एक साथ लाखों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। 7th पे कमीशन को लागू करने में ही सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का सालाना बोझ पड़ा था। यह एक बहुत बड़ी रकम है जो देश के विकास कार्यों पर भी खर्च की जा सकती है। सरकार इस एकमुश्त बोझ को कम करना चाहती है। दूसरी वजह है स्थिरता और पूर्वानुमान, यानी सस्टेनेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। एकमुश्त बड़ी वेतन वृद्धि से अर्थव्यवस्था में अचानक बहुत सारा पैसा आ जाता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा हर 10 साल में आने वाले इस बड़े वित्तीय झटके के लिए बजट बनाना सरकार के लिए एक चुनौती होती है। एक ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम लागू करके सरकार इस प्रक्रिया को अधिक स्थिर और पूर्वानुमानित बनाना चाहती है। अगर वेतन हर साल थोड़ी थोड़ी मात्रा में बढ़ता है तो सरकार के लिए इसका बजट बनाना आसान होगा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका कोई अचानक नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एक तरह से वित्तीय अनुशासन लाने की कोशिश है। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है निष्पक्षता और समानता, यानी फेयरनेस और इक्विटी। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, एक समान फिटमेंट फैक्टर से वेतन संरचना में असमानता बढ़ती है। जो अधिकारी पहले से ही लाखों में वेतन पा रहे हैं, 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी में लाखों की वृद्धि होती है, जबकि एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सैलरी में कुछ हजार की ही वृद्धि होती है। लेवल वाइज फिटमेंट का विचार इसी असमानता को दूर करने का एक प्रयास है। इसके माध्यम से सरकार निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाना चाहती है, ताकि वेतन पिरामिड के निचले और ऊपरी हिस्से के बीच का अंतर कुछ कम हो सके। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के भी अनुरूप है। आखिरकार सरकार कर्मचारियों के प्रदर्शन को भी वेतन वृद्धि से जोड़ना चाहती है। मौजूदा प्रणाली में वेतन वृद्धि काफी हद तक स्वयं चालित होती है और प्रदर्शन का इस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। एक नई गतिशील प्रणाली सरकार को प्रदर्शन आधारित वेतन के तत्वों को शामिल करने का अवसर दे सकती है। हालांकि यह एक संवेदनशील मुद्दा है और इसे लागू करना आसान नहीं होगा, लेकिन यह विचार सरकार की भविष्य की सोच को दर्शाता है। कुल मिलाकर सरकार एक ऐसी प्रणाली बनाना चाहती है जो वित्तीय रूप से टिकाऊ हो, आर्थिक रूप से स्थिर हो, सामाजिक रूप से निष्पक्ष हो और कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करे। इन सभी संभावित बदलावों का देश के 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा और गहरा असर पड़ेगा। चलिए इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को व्यावहारिक उदाहरणों से समझते हैं। सबसे बड़ा फायदा निचले और मध्य स्तर के कर्मचारियों को हो सकता है। अगर लेवल वाइज फिटमेंट लागू होता है, जिसमें निचले स्तर के लिए फिटमेंट फैक्टर ज्यादा रखा जाता है, तो उनकी सैलरी में मौजूदा सिस्टम की तुलना में अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए एक लेवल 1 कर्मचारी जिसकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है, उसे अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो उसकी नई बेसिक सैलरी 90,000 रुपए हो जाएगी। यह 2.6 या 2.7 के एक समान फिटमेंट फैक्टर से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। पेंशनर्स के लिए भी यह बदलाव काफी लाभकारी साबित हो सकता है। 50% डीए के बेसिक पेंशन में विलय होने और फिर उस पर एक नया मल्टीप्लायर लगने से उनकी मासिक पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि होगी। मान लीजिए एक पेंशनर की बेसिक पेंशन 40,000 रुपये है। 50% डीए यानी 20,000 रुपये के विलय के बाद उनकी बेसिक पेंशन 60,000 रुपये हो जाएगी। इस पर अगर 2.6 का भी फिटमेंट फैक्टर लगता है तो नई पेंशन 1,56,000 रुपये हो जाएगी। ये सिर्फ एक उदाहरण है, असली गणना अलग हो सकती है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई में अपना जीवन स्तर बनाए रखने में बड़ी मदद मिलेगी।
ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम का फायदा यह होगा कि महंगाई से राहत के लिए 10 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस बदलाव के कुछ संभावित नुकसान या चिंताएं भी हैं। उच्च स्तर के अधिकारियों को शायद यह महसूस हो सकता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। अगर उनके लिए फिटमेंट फैक्टर निचले स्तर के कर्मचारियों की तुलना में कम रखा जाता है, तो उनकी वेतन वृद्धि प्रतिशत के लिहाज से कम होगी। इससे उनके बीच असंतोष पैदा हो सकता है। वे तर्क दे सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां और जवाबदेही बहुत अधिक होती है, इसलिए उनके वेतन में भी अच्छी वृद्धि होनी चाहिए। सरकार को इस संतुलन को बहुत सावधानी से साधना होगा, ताकि किसी भी वर्ग को यह महसूस न हो कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एक और चिंता ऑटोमेटिक पे रिवीजन सिस्टम को लेकर है। अगर वेतन वृद्धि को पूरी तरह से एक फॉर्मूले पर आधारित कर दिया गया, तो वेतन आयोग जैसी संस्था का महत्व कम हो जाएगा, जो कर्मचारियों की कामकाजी परिस्थितियों, नई जिम्मेदारियों और अन्य गुणात्मक पहलुओं पर भी विचार करती है। कर्मचारियों को यह डर भी हो सकता है कि हर साल होने वाली छोटी छोटी वृद्धि उस एक मुश्त बड़ी राशि की खुशी नहीं दे पाएगी जो हर 10 साल में मिलती है। इसलिए सरकार को कर्मचारियों के संघों के साथ विस्तार से चर्चा करनी होगी और एक ऐसा मॉडल बनाना होगा जो सभी के लिए स्वीकार्य हो और भविष्य की जरूरतों को पूरा करे। तो अब हम आज के विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि 8 पे कमीशन का गठन कब होगा और इसकी सिफारिशें कब तक लागू होंगी। परंपरा के अनुसार वेतन आयोग का गठन चुनाव के बाद होता है और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होती हैं। आज 13 दिसंबर 2025 है और सरकार पर जल्द से जल्द आयोग का गठन करने का दबाव बढ़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ महीनों में सरकार इस पर कोई आधिकारिक घोषणा कर सकती है। एक बार आयोग का गठन हो जाने के बाद उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में लगभग 12 से 18 महीने का समय लगता है। इसलिए यह मानना सुरक्षित है कि सिफारिशें 2026 के मध्य या अंत तक आ सकती हैं, लेकिन उन्हें 1 जनवरी 2026 से ही पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया जाएगा। यह स्पष्ट है कि इस बार का वेतन आयोग सिर्फ सैलरी बढ़ाने का एक जरिया नहीं होगा, बल्कि यह वेतन निर्धारण की पूरी प्रक्रिया को बदलने का एक ऐतिहासिक अवसर हो सकता है। यह एक अपग्रेड की तरह है, जैसे आप अपने पुराने फोन को एक नए, स्मार्ट और तेज मॉडल से बदलते हैं। नई प्रणाली का उद्देश्य पुरानी प्रणाली की कमियों को दूर करना और इसे आज की आर्थिक वास्तविकताओं के साथ जोड़ना है। बदलाव हमेशा बेहतरी के लिए होते हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए ही कोई अंतिम निर्णय लेगी। यह एक संतुलन साधने वाली कवायद होगी, जिसमें कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की वित्तीय सेहत दोनों का ख्याल रखना होगा। आने वाले दिन इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जैसे ही 8 पे कमीशन के गठन की आधिकारिक घोषणा होगी, इसके सदस्यों, इसके विचारणीय विषयों और इसकी कार्यप्रणाली पर और स्पष्टता आएगी। कर्मचारी संघ सरकार के सामने अपनी मांगें रखेंगे और चर्चाओं का लंबा दौर चलेगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हर बड़े फैसले से पहले सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है। ये सिर्फ एक वेतन आयोग नहीं है, ये सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच के रिश्ते को नए सिरे से परिभाषित करने का एक मौका है।